हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मुद्रा यानी मनी के बारे में। तो मनी क्या होती है, मुद्रा क्या होती है, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने राष्ट्रीय आय को डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर आप ज़रूर देख लें। राष्ट्रीय आय का हमारे देश में या हमारे जो डेली लाइफ में है काफ़ी यूज़ है, आपके सब्जेक्ट में तो काफ़ी यूज हैं, तो वो लेक्चर आप ज़रूर देखें। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मुद्रा को। तो मुद्रा को पढ़ने से पहले हम मुद्रा तक पहुंचेंगे कि मुद्रा तक कैसे पहुंचे। तो मुद्रा तक आने के लिए जो सबसे पहले उसकी सीढ़ियां हैं या मुद्रा तक हम पहुंचे कैसे हैं उसको पढ़ेंगे कि कहाँ से हमने शुरुआत करी है, किस हिसाब से चीज़ें चलती थी पहले, वो डिस्कस करेंगे। फिर क्या करेंगे कि मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे कि मुद्रा कहाँ से आई है, कैसे आई है, क्यों मुद्रा का आविष्कार हुआ है, मुद्रा ज़रूरी है या नहीं है, उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली की। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है वही देखना पड़ेगा। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की अगर बात करें तो वहाँ पर चलती थी एक अर्थव्यवस्था चलती थी जिसे कहा जाता था सीसी अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था चलती थी? सीसी अर्थव्यवस्था। सीसी अर्थव्यवस्था चलती थी। तो सिर्फ सीसी जो अर्थव्यवस्था होती थी वो क्या होती थी इसको डिस्कस करते हैं। सीसी का मतलब है, सी का मतलब है कमोडिटी और सी का मतलब ही है कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब है वस्तु। क्या है? वस्तु। वस्तु अर्थव्यवस्था। वस्तु क्या है? जब वस्तु और वस्तु के बीच अर्थव्यवस्था का चलन होता था, यानी वस्तु के बदले जब वस्तु दी जाती थी, उस अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? वस्तु अर्थव्यवस्था। यानी इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली, यही चीज थी आपकी वस्तु विनिमय प्रणाली। तो अब बात करते हैं इसी की कि वस्तु विनिमय प्रणाली होती क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली की अगर बात करें कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, तो जब वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है वो आपकी वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। यानी वस्तु के बदले हम वस्तु देते हैं तो वो आपकी किस में आती है? वस्तु विनिमय प्रणाली में आती है। पहले यही चीज़ें चलती थी। जब मुद्रा की खोज नहीं हुई थी, मुद्रा का चलन नहीं था, तब क्या होता था कि एक वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी और वही उनका क्या था? व्यापार का साधन और सारी चीज़ों का साधन वही था। आपको जैसे कोई सी वस्तु लेनी है, जैसे मतलब अगर आपको कपड़ों की आवश्यकता है, आप गेहूं दो और आपको कपड़े मिल जाएंगे। पर ये क्या है? एक भ्रम वाली स्थिति भी हुआ करती थी। तो हम जो वस्तु विनिमय प्रणाली है उसकी आवश्यकता, उसके जो महत्व है, उसकी कमियां, अच्छाइयां, वो सब देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली की जो डेफिनेशन है वो क्या लिख सकते हैं आप। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की डेफिनेशन के लिए हम क्या लिखेंगे? इसको देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली है, ठीक। वस्तु विनिमय प्रणाली, इसको प्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली। विनिमय प्रणाली। अब प्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली और वस्तु विनिमय प्रणाली एक ही चीज है। यानी प्रत्यक्ष रूप से आप वस्तुओं को देते थे और प्रत्यक्ष रूप से आप वस्तु लेते हो। अभी जैसे क्या है, अभी आप देखते हो, आप क्या है कि एक कागज़ का नोट देते हो या कागज़ का टुकड़ा देते हो, उसके बदले आप वस्तु ले लेते हो। तो वो क्या है? अप्रत्यक्ष है, यानी इनडायरेक्ट है। और ये क्या होता था? डायरेक्ट। आप एक वस्तु देते थे और वस्तु लेते थे। तो आपने देखा कि प्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली भी किसको कहा जाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली को। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या हुई? वस्तु के बदले क्या हुआ? वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान क्या होता था? आदान प्रदान आपका क्या कहलाता है? आदान प्रदान कहलाता है आपका वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक। आप इतना ही लिख सकते हो अगर आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आती है। तो प्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली या वस्तु विनिमय प्रणाली आपकी क्या हुई कि वस्तु के बदले वस्तु देना, वस्तु के बदले वस्तु लेना ही आपकी क्या है? सारी चीज़ें जो अर्थव्यवस्था में चल रही है या जो लेन देन की प्रक्रियाएं हो रही हैं वो किससे हो रही हैं? सारी की सारी वस्तुओं से हो रही है। वही आपके क्या कहलाती है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। तो आपका क्लियर हो गया कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है। अब जो हम बात करेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली का महत्व क्या है, उसकी अच्छाइयाँ क्या है, कमियाँ क्या हैं, उनको लिख लेते हैं और उसके बाद उनको डिस्कस करते हैं, हर पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें, लाभ और कठिनाइयाँ यानी हानियों के बारे में अगर बात करें
तो देखते हैं सबसे पहले आवश्यक शर्तों को देखते हैं कि आवश्यक शर्तें कौन कौन सी होनी चाहिए, यानी ये चीज़ें वहाँ पर होनी ही चाहिए तभी वहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली होती है या होगी। देखो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहला है आपका आवश्यकता का सीमित होना, यानी जो उनकी ज़रूरतें हैं वो सीमित मात्रा में होनी चाहिए, यानी कम मात्रा में होनी चाहिए, सीमित मात्रा में होनी चाहिए, तभी वहाँ पर क्या होगा, वस्तु विनिमय प्रणाली होगी। ये आवश्यक शर्तें हम पढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, सीमित विनिमय क्षेत्र, यानी जो विनिमय का क्षेत्र है वो सीमित होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं होना चाहिए, यानी सीमित क्षेत्र में क्या होगी, ये वस्तु विनिमय प्रणाली होगी, यानी उसके लिए क्या होना चाहिए, सीमित विनिमय क्षेत्र होना चाहिए। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज। जो समाज आर्थिक रूप से पिछड़ा होगा, यानी वो ज़्यादा जानकारियाँ अपने पास नहीं रखता है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ समाज जो होगा वो क्या करेगा, इस प्रणाली को अपनाता है या पहले ये चीज़ें चलती थी। तो तीसरा पॉइंट आपका हो गया आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज। चौथा पॉइंट देखते हैं, मुद्रा का अभाव। ये प्रणाली तभी लागू होती है जब मुद्रा का अभाव होता है। आजकल भी ये चीज़ें देखने को मिलती है जहाँ पर क्या है कि पैसा नहीं है। पैसा नहीं है का मतलब ये है कि अगर दोनों को वस्तुओं के बराबर अगर चीज़ें लग रही हैं, जैसे फ़ोन एक्सचेंज करते हैं, कोई दूसरे से फ़ोन एक्सचेंज कर रहा है, तो वहाँ पर पैसा एक्सचेंज थोड़ा ना हुआ, वहाँ पर उसने देखा कि हाँ ये फ़ोन ठीक है, मुझे पसंद है, उससे भी अगर दूसरे का फ़ोन पसंद आ गया तो ये फ़ोन ठीक है। तो क्या है, मुद्रा का अभाव होना चाहिए तभी क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली होगी। तो पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। पांचवें पॉइंट की बात करें, आवश्यकता का दोहरा संयोग। आवश्यकता का दोहरा संयोग का मतलब है अगर आपको कोई सी वस्तु चाहिए तो वो दूसरे के पास उपलब्ध होना चाहिए, यानी आवश्यकता जो आपको है उसका दोहरा संयोग होना चाहिए। जो वस्तु आप दे रहे हो वो उसे उसकी आवश्यकता होनी चाहिए, और जो आप उसे दे रहे हो उसकी उसे आवश्यकता है, और आपको तो उसकी वस्तु की आवश्यकता है ही, यानी दोनों की आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना चाहिए। उसकी वस्तु की आवश्यकता आपको है और आपकी वस्तु की आवश्यकता उसको होनी चाहिए, यानी दोहरा संयोग होना चाहिए। पांचवा पॉइंट हो गया। छठे पॉइंट की बात करते हैं, यातायात साधनों का अभाव होना चाहिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह ना पहुंचा पाए, इसी वजह से तो वस्तु विनिमय होगा, क्योंकि वो दूसरी जगह अपना सामान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि उसे क्या पता था अच्छी चीज़ें वहाँ पर मिल जाए उस रेट में, या उस माल से उसे अच्छी चीज़ें मिल जाए। तो अगर इनका अभाव रहेगा, यातायात साधनों का अभाव रहेगा, तो क्या है, यहाँ पर वो वस्तु विनिमय प्रणाली कर पाएगा। तो ये चीज़ें हो गई आवश्यक शर्तें, इसकी हो गई कि आवश्यक शर्तें क्या क्या होनी चाहिए वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए। अब देखते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली के जो लाभ हैं वो क्या हैं, लाभ क्या क्या हैं इस प्रणाली के। देखो ये प्रणाली बहुत सरल है। सरल का मतलब सीधा सीधा ये है कि वस्तु ले ली, वस्तु दे दी, बस इतना ही है। सरल प्रणाली है। आपसी संयोग में वृद्धि होती है। आपसी संयोग में वृद्धि का मतलब है इसमें मनमुटाव नहीं रहता, यानी वस्तु दे दी तो दे दी, कुछ अपने एथिक्स भी रहते हैं उसमें शामिल, तो दे दी तो दे दी, और उससे वस्तु ले ली तो ले ली, अब चाहे कैसी हो, ठीक। तो ये है आपसी सहयोग में वृद्धि रहती है, कुछ वो नहीं, मनमुटाव नहीं रहता मन में कि यार मैं घाटे में रह गया या ऐसा तैसा, ये चीज़ें नहीं रहती है, ठीक। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, आर्थिक असमानता नहीं, यानी आर्थिक रूप से जो चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा सेठ भी यहाँ पर नहीं मिलते, जिसके पास जितनी चीज़ें हैं उतना का मालिक है वो, ठीक। और यहाँ पर पैसे नहीं है तो वो क्रय शक्ति नहीं कर पाता है, यानी पैसों को स्टोर नहीं कर पाता है। आर्थिक असमानता यहाँ पर नहीं होती, ये भी इसका क्या है, लाभ है। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, स्फीति और अस्फीति, यानी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो होता है, ठीक, इससे मुक्त रहता है। ये जो ये वाली वस्तु विनिमय प्रणाली है ये इन्फ्लेशन से और डिफ्लेशन से मुक्त रहती है। कैसे, जब आर्थिक असमानता है, यानी पैसे ज़्यादा है ही नहीं मार्केट में, क्या होता है कि इन्फ्लेशन किस वजह से आता है, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, सबके पास पैसा है, तो क्या है, उत्पादन कम हो जाता है, उस वजह से क्या है, इन्फ्लेशन आ जाता है। पॉइंट की बात करें तो दोष मुक्त है किससे, स्फीति और अस्फीति से। पांचवें पॉइंट की बात करते हैं, सरल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी आसानी से हो जाता है, जैसे छोटे क्षेत्र में होता है वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम व्यापार कर सकते हैं। वस्तु के बदले हमें वस्तु ही तो देनी है, तो ये आपका क्या है, सरल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है इसमें संभव रहता है। कठिनाइयों यानी हानि की बात करते हैं, इसमें कठिनाइयाँ क्या क्या हैं और हानि क्या क्या है। देखो, दोहरे संयोग का अभाव। दोहरे संयोग का अभाव का मतलब है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि दोहरा संयोग होना चाहिए, इसके लिए शर्त क्या थी, दोहरा संयोग होना चाहिए। और कठिनाई इसकी क्या है कि दोहरे संयोग का अभाव रहता है, यानी जरूरी नहीं है कि आप अगर बकरी बेच रहे हो और उसके पास चावल है ही है, आपको चावल की ज़रूरत है और आपके पास बकरी है, ठीक,
तो अगर उसको बकरी की ज़रूरत ही नहीं है तो आप चावल नहीं ले पाओगे। अगर कपड़े वाले को भी बकरी की ज़रूरत नहीं है तब आप कपड़े नहीं ले पाओगे। तो यही चीज़ें कि जो चीज़ आप दे रहे हो उसे उसकी आवश्यकता होनी बहुत ज़रूरी है, यानी दोहरे संयोग का अभाव रहता है, इस वजह से ये चीज़ें कठिन है। ठीक, दूसरी बात करते हैं क्रय शक्ति संचय में कठिनाई है। जो कि मैंने बताया था यहाँ पर आर्थिक असमानता नहीं है का मतलब है कि क्रय शक्ति जो संचय होती है वो नहीं कर पाते हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि पैसा है ही नहीं कि स्टोर कर पाए, जो चीज़ें आपके पास हैं वो हैं। तो क्रय शक्ति संचय में कठिनाइयाँ होती हैं। ठीक, मतलब कोई भी सेट नहीं बन पाता है कि जो जितनी ज़्यादा मेहनत कर सके या उतनी ज़्यादा वो उत्पादन कर सके कि अपने पास बहुत ज़्यादा माल या बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए, वैसा नहीं हो पाता इसमें, यानी क्रय शक्ति का संचय नहीं कर पाता है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव रहता है, यानी जो एक फिक्स मूल्य है इसका अभाव रहता है। मतलब आपकी बकरी है, दूसरे की बकरी है, अलग अलग रेट हैं। ठीक, आपके चावल हैं, उसके चावल हैं, अलग अलग रेट है, कोई भी मूल्य फिक्स नहीं है। एक जैसे चावल के भी मूल्य फिक्स नहीं है, उसके अलग रेट हैं, यानी उसका अलग मापक पैमाना है। तो ये क्या है? सर्वमान्य मूल्य मापक का जो अभाव रहता है इस प्रणाली में। ठीक, चौथे पॉइंट की बात करते हैं, वस्तु विभाजन में कठिनाई है। यानी देखो, जैसे मैंने बकरी का उदाहरण दिया था, तो बकरी अगर आपको गेहूं भी चाहिए और कपड़ा भी चाहिए, ठीक, और आपके पास क्या है बकरी, तो बकरी को अगर आधा काट दोगे तो उसका मूल्य खत्म हो जाता है। यानी आप दोनों चीज़ें नहीं ले और जैसे देखो कि कपड़े आप किसी दूसरे से लेने हैं, गेहूं आपको दूसरे किसी से लेने हैं, तो क्या है इसमें क्या है, वस्तु का विभाजन करने में कठिनाई आती है। आपके पास बकरी है, बकरी का मोल सीधा कम हो जाएगा जैसे ही आप काट दोगे। तो इसमें क्या है कि वस्तु विभाजन में कठिनाइयाँ आती हैं, यानी वस्तु का विभाजन आप नहीं कर पाते कभी कभी। ठीक, पांचवें पॉइंट की बात करते हैं, मूल्य हस्तांतरण का अभाव रहता है। मूल्य हस्तांतरण का अभाव का मतलब है कि जैसे आपकी कोई सी चीज़ गांव में है और आपको शहर जाना है, ठीक, तो आप यहाँ पर चीज़ें नहीं बेच सकते क्योंकि मूल्य हस्तांतरण नहीं होता। जैसे आजकल क्या है कि आपको कोई सी चीज़ कहीं पर बेचनी है, जैसे आपका कोई सा मकान कहीं पर भी है, वहाँ पर बेच दिया और दूसरे जगह ले लिया, यानी उसका मूल्य का आपने हस्तांतरण कर दिया। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, आपको उसी जगह वो चीज़ें बेचनी पड़ती हैं। या देखो, जैसे मकान आपने बना दिया तो उसको आप नहीं ला सकते, कोई अगर खरीदेगा कैसे खरीदेगा, या मूल्य हस्तांतरण का क्या रहता है, इसमें अभाव रहता है। छठे पॉइंट की बात करते हैं, भावी भुगतानों का अभाव रहता है। भावी भुगतानों का मतलब है कि जैसे बोलते हैं कि भविष्य में दे दूंगा या कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, वैसा इसमें अभाव रहता है। इसमें क्या है, वस्तु का ही आदान प्रदान होता है, यानी वो वस्तु तभी देगा जब आप उसे वस्तु दोगे। ठीक, और ऐसा नहीं है कि जैसे अब मैं पैसे दे दूंगा, परसों मैं पैसे दे दूंगा, एक हफ्ते में दे दूंगा, एक साल में दे दूंगा, तो इसमें क्या है, ये चीज़ें नहीं होती। तो ये भी इसकी क्या है, हानि है, यानी इससे बिजनेस में भी कमी आती है। तो भावी भुगतानों का इसमें क्या रहता है, अभाव रहता है। तो आई होप कि आपको आवश्यक शर्तें, लाभ और इसकी जो कठिनाइयाँ या हानि है वो समझ आ गई होगी। ये चीज़ें क्या है आपके एग्जाम में लिखने के लिए आती है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें क्या है, इसके क्या लाभ हैं और इसकी क्या कठिनाइयाँ हैं जो ये चीज़ें खत्म हो गई या ये प्रणाली आगे नहीं बढ़ पाई। मुद्रा की क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी, ये चीज़ें आपने महसूस करी होगी कि मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि अगर आप ये तीनों चीज़ें समझ लेते हो आसानी से, इसकी आवश्यक शर्तें क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं और इसकी कठिनाइयाँ क्या क्या रही हैं, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद हम मुद्रा को पढ़ेंगे क्योंकि यही से मुद्रा की स्टार्टिंग होती है। आपने देख लिया कि वस्तु के बदले हमने वस्तु तो दे दी, उसमें कठिनाइयाँ क्या क्या आ रही हैं। इससे क्या होता है, मुद्रा का आविष्कार होता है, यानी मुद्रा की खोज होती है। और मुद्रा की खोज किस प्रकार से होती है, किस प्रकार की मुद्राएं होती है, कैसे मुद्रा बनती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। धन्यवाद।